स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं और मैं उनके डिटेल सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो एडिशनल कुछ एक चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो आपको वो भी मिल जाए, ठीक है। और इसके साथ एक ये बात समझ लेना कि ये जो सेशंस हैं इनके साथ अगर आप सीरियसली पार्टिसिपेट करोगे, आंसर जो है चैट बॉक्स में सीरियसली करोगे और मैं देखूंगा कौन बच्चा अच्छे से इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको मैं प्रीवियस ईयर पेपर बुक फ्रीली प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और ये मेरे क्रेडेंशियल से मैथ का रॉ स्कोर मेरा 197.5 आउट ऑफ 200, जीके में स्कोर रहा है, ये एनटीपीसी में 1046 रैंक रही फॉर एसएम पोस्ट। तो आप एक बात मान के चलना, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन को जितना हो सकता है शेयर करो और लाइक करना। लाइव देखना है इस सेशन को तो बेल आइकन को प्रेस कर देना और पेन पेपर लेके बैठना, क्योंकि बिना पेन पेपर अगर आप इसको सिर्फ देख रहे हो तो काम नहीं चलने वाला, कुछ चीज़ें आपको नोट भी करनी पड़ेंगी। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड रहेंगे इस क्वेश्चन की। 31 मार्च 2016 का ये क्वेश्चन है एनटीपीसी में सीबीटी 1 का। पंच सिद्धांत का, रहस्य संहिता और सांख्य सिद्धांत का के लेखक कौन है। कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर को 1% भी छोड़कर नहीं जाओगे। जो सेशन में आपको करा रहा हूँ वो तो आपको करना है। जो बच्चे ये देख रहे हैं डेफिनेटली उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप जहाँ से भी जीके पढ़ रहे हैं पढ़ो, लेकिन ये सेशन आपको देखने ही देखने हैं। सभी टॉपर से पूछते हो कि आप कितने मार्क्स किस तरह से आए। अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स ठीक हैं, ओके हैं, तो आप जो है इस चीज़ को फॉलो जरूर करना। जो लोग फॉलो करेंगे डेफिनेटली उनको प्रॉफिट मिलेगा। पंच सिद्धांत का, बृहत संहिता, सांख्य सिद्धांत का, इसके लेखक हैं वराहमिहिर। इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो। जो पंच सिद्धांत का है ये ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, ओके। तो ये आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो। चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी बच्चे आंसर करो, सिर्फ कुछ एक बच्चे आंसर करते हैं। जो लोग सीरियसली पार्टिसिपेट करेंगे इसमें उनको मैं बुक प्रोवाइड करूँगा फ्रीली, प्रीवियस ईयर पेपर बुक। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सेशन को सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को आंसर करो। 28 मार्च 2016 का क्वेश्चन है सीबीटी 1 का। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन पर। ये तो आपको कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है सीबीटी 1 में और एनटीपीसी में काफ़ी बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। चलो भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या है। इसका आंसर है अमरकोश। और ये चीज़ लिख लो इसमें कि ये जो अमरकोश है इसके जो लेखक हैं वो माने गए हैं अमर सिंह। माने गए हैं, लोगों द्वारा ये माना गया है कि अमर सिंह जो है इसके लेखक हैं, किसके, अमरकोश के, ठीक है। दूसरी चीज़, अमर सिंह के अनुसार जो ये अमरकोश है इसको लिंगानुशासन भी बोला जाता है, ठीक है, लिंगानुशासन भी बोला जाता है। तीसरी चीज़ में ऐड कर लो कि ये जो अमरकोश है इसके 3 अध्याय हैं। वो मैं नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पर क्योंकि काफ़ी जटिल हैं वो। इसमें कितने हैं, 3 अध्याय हैं, ठीक है। चलो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये प्राचीन जो संस्कृत कोश है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये फर्स्ट समांतर कोश है, इसको भी ऐड कर लेना। ये फर्स्ट समांतर कोश है तो विश्व का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन और काफ़ी लोकप्रिय भी है। तो आप ये मान के चलना ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। मैंने इससे पहले मौर्य साम्राज्य को आपका 3 पीढ़ी तक बताया था, जिसमें क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इसका पौत्र कौन है, या अशोक का पिता कौन है, या अशोक किसके पौत्र हैं, या फिर जो भी है, कलिंग के युद्ध के बारे में आ जाता है, उसके एरा के बारे में आ जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है। 30 सेकंड, 28 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है, ओके। सभी लोग आंसर करो भाई, सभी लोग आंसर करना है, जितने लोग आंसर करेंगे। चलो ठीक है, देखो इसको आंसर क्या है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। अब इसमें नोट कर लो पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका जो शासन रहा है वो 275 से लेके 550 ईस्वी का रहा है, ओके। अब इसमें 275 में क्या था, श्रीगुप्त ने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो ये कि शक्तिशाली जो शासक था, इसमें स्टार से मैं बता रहा हूँ ये कि जो शक्तिशाली शासक था इसमें वो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम था।
और इसके साथ इसने महाराज महाराज धीराज की उपाधि से खुद को ही नवाज लिया था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। और आपसे इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाएं, ये चीज़ें, तो आप इसमें आंसर कर सकते हो। चलो भाई, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी लोग आंसर किया करो। इसमें 30 सेकंड है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? पाइथागोरस और रामानुजम का आपने सभी ने नाम सुना होगा। पाइथागोरस, प्रमेय, रामानुजम जो थे मैथ के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वो इंडियन थे। सबसे गर्व की बात ये थी। और उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में इतनी बड़ी बड़ी प्रमेय सॉल्व कर ली थी, इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज को फॉर्मुलेट कर लिया था, जो आज के टाइम पे अभी तक नहीं की गई हैं उनके अलावा। तो इसका आंसर है यूक्लिड। इसका आंसर क्या है? यूक्लिड। ज्यामिति आप सभी को पता है, ज्यामिति या ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? जमीनी मापन। इसको बोलते हैं जमीनी मापन या नापना, कुछ भी बोल दो। तो इसका मतलब ये था ज्यामिति का। और जो यूक्लिड थे वो इसके जनक कहे जाते हैं। चलो भाई, 29 मार्च 2016 का क्वेश्चन था ये। करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? 18 अप्रैल 2016 CBT 1 RRB NTPC। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? बताओ भाई, सभी लोग आंसर करो। एक दो लोग आंसर कर रहे हैं, सभी लोग आंसर करो इसको। देखो भाई, इसका आंसर क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को क्या किया था? पराजित किया था। ये चीज़ ठीक है। अब इसमें एक ये चीज़ ऐड कर लो कि ये जो युद्ध हुआ था, ये नर्मदा नदी है उसके तट पर हुआ था। तो अगर आपसे इन केस ये डेप्थ में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो। यानी नर्मदा के किनारे इनका क्या है? शासनकाल रहा था। और डेफिनेटली नर्मदा के किनारे ही क्या था? युद्ध हुआ था। ये चीज़ ओके। तो इसमें क्या? हर्ष की पराजय हुई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें राजतरंगिणी द्वारा किन राजाओं के राज्यों का वर्णन किया गया? 30 सेकेंड। 18 अप्रैल 2016 CBT 1। राज्यों का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्लड़ ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। राजतरंगिणी जो है किसके इतिहास को बताती है? अगर आपको ये भी पता है तो आप इसका आंसर कर पाओगे। राजतरंगिणी में कहाँ के राजाओं का इतिहास छुपा हुआ है? चलो भाई, इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था। कश्मीर इसका आंसर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजतरंगिणी जो लिखी थी वो लिखी थी कल्लड़ ने। ठीक है। अब कल्लड़ ने जो था वो कश्मीर के राजाओं का अच्छा खासा उल्लेख किया था। इसमें सबसे प्रमुख थे आपके जयसिंह। ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख थे आपके जयसिंह, जिनका शासनकाल रहा था 1128 से 1154 के नीचे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये जयसिंह थे कश्मीर के राजा, मेनली कश्मीर का इतिहास जो है वो राजतरंगिणी में मौजूद है, जिसको लिखा था कल्लड़ ने। ठीक है। चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपसे हो सकता है जयसिंह में पूछ ले कि किस राजा की कहानी या किस राजा के काल को राजतरंगिणी में मौजूद पाया गया है, तो जयसिंह उसका आंसर आप कर सकते हो। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तांत्रिक योगिनी पंथ 2 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। आंसर करो सभी लोग। इसका मूल स्थान कहाँ है? चलो भाई देखो, पहली बात तो ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये मूल स्थान की बात कर रहा है। अगर मूल स्थान की बात कर रहा है इसलिए इसका आंसर है उड़ीसा। लेकिन अगर ये मंदिर की बात कर रहा कि तांत्रिक योगिनी पंथ का जो मंदिर है वो आपके कहाँ है, तो उसको बोलोगे आप MP में, मध्य प्रदेश। ठीक है।
आपसे अगर पूछा जाए कि भाई मूल स्थान कहाँ है, तो आपने आंसर किया उड़ीसा, यही क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मंदिर कहाँ है, तो आप आंसर करोगे इसका एमपी, मध्य प्रदेश। चलो भाई चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 अप्रैल 2016 भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलिप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? करो भाई, सभी आंसर करो इसका। एक्चुअली हम जितना ये बता पाते हैं कि ये इस शताब्दी पूर्व हुआ या इस शताब्दी बाद हुआ, तो ये सब क्या होते हैं, एक छोटा सा प्रिडिक्शंस होता है, साक्ष्य होते हैं थोड़े बहुत, उनके आधार पर हम ये चीज़ें कह पाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ओके, तो ये जो बिहार के राजा थे, इनका शासन नियंत्रण कब माना जाता है? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है जी, चलो भाई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो भाई, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? 31 मार्च 2016। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? बताओ भाई, 30 सेकंड इनफ हैं इन क्वेश्चंस के लिए। चलो भाई, इसका आंसर है परमार। इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। तो ये राजा भोज जो थे, ये 9th नंबर के राजा थे। कौन से वंश के? परमार वंश के। परमार वंश के 9वें राजा थे ये। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो परमार राजा थे, इनकी जो राजधानी थी उसको धारा नगरी नाम दिया गया। धारा नगरी, मालवा जिसको भी बोल सकते थे। तो ये मालवा की राजधानी इन्होंने क्या बोला था? धारा नगरी। तो इनकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इसके साथ इसमें बस आपको ये याद करना है कि राजा भोज जो थे वो परमार वंश के थे शासक, और कौन से राजा थे? 9 थे। काफ़ी प्रख्यात राजा थे, तो इसलिए इनको याद करना आवश्यक हो जाता है। बाकी राजा तो बहुत सारे हैं, आपको सभी याद नहीं करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? 19 जनवरी 2017 का क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? आंसर करो, 30 सभी लोग आंसर करो। जो बच्चा अभी जुड़ा है उसको बता देता हूँ, एक तो जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो आप। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सीरियसली इसका आंसर करेगा उसको मैं मॉनिटर करूँगा और फ्रीली उसको जीके की प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड बुक प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको सिलेक्शन में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। जब आप नंबर देखो, जो आपके नंबर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उनमें अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा आपको। ऑलमोस्ट 10 से 15 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, इतना अंतर आता है। ओके, देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर है पाल। ये पाल वंश ऐसा था कि जो उत्तर में स्थित था। बाकी आपके पल्लव, पांड्य, सातवाहन ये जो थे वो आपके दक्षिण में स्थित थे। सातवाहन के बारे में तो एक बात ये भी कही जाती थी कि जब ये सेना चलती थी तो पूरे समुद्र खाली कर देती थी, मतलब इतनी बड़ी सेना थी इनकी दक्षिण में। तो आपसे अगर ये पूछा जाए इनमें से, ये भी याद कर लेना कि सातवाहन, पल्लव और पांड्य ये कहाँ के वंश थे? तो ये थे आपके दक्षिण के वंश। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उत्तर में आपके पड़ता है बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल में क्या था? इसका शासन था। ठीक है, और किसका? पाल वंश का, जिसके राजा थे गोपाल पाल। गोपाल पाल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? 29 मार्च 2016। CBT 1 शिफ्ट 2। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य जो था
किस राज्य में मौजूद था? आंसर करो सभी लोग। 30 सेकेंड, सभी लोग आंसर करो इसका। हाँ भाई देखो, इसका आंसर है असम। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या है कि जो कामरूप है असम राज्य का क्या है, प्राचीन नाम है। इसके साथ एक दूसरा एक नाम भी है इसका, पूर्वी ज्योतिष। पूर्वी ज्योतिष का स्थान भी कहते हैं इसको, पूर्वी ज्योतिष का स्थान भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कामरूप राज्य जो है, इसमें आपके समुद्रगुप्त का उल्लेख पाया गया है। समुद्रगुप्त जैसे कई राजा अपने चिन्ह छोड़ जाते थे वहाँ पर, तो खुदाई में या फिर अलग अलग जगह पर उनके साक्ष्य मिलना, तो वहाँ पर समुद्रगुप्त के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ समुद्रगुप्त जो थे कहीं ना कहीं इनका यहाँ साम्राज्य देखा गया था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 30 सेकेंड, आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? सभी लोग आंसर करो इसका। पेन पेपर लेके बैठना, ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड वे में मिलेंगे। 35,000 जॉब कम नहीं होती हैं, ये गोल्डन चांस है। चलो भाई इसको देखो, इसका आंसर है आपके अनुराधापुर। इसकी ये जो है आपके श्रीलंकन को पहले सिंहल भी बोलते थे, इनको सिंहल भी बोलते हैं। अगर ऐसा आ जाए कि सिंहल राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी है, तो भी आप आंसर क्या करोगे? अनुराधापुर। तो ये इनकी पहली राजधानी थी। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर लो, एक इसको स्टार मार्क लिख लेना कि जो इसके राजराज फर्स्ट थे, राजराज फर्स्ट एंड ये आपके पंचम जो थे, महिंद पंचम महिंद, इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर सिंहल राष्ट्र को, नरेश को पराजित कर दिया था और अनुराधापुर को जो है वो ध्वस्त कर दिया था। राजराज फर्स्ट और पंचम महिंद ये दोनों मिलकर सिंहल जो नरेश था उसके साथ युद्ध किया इन्होंने और अनुराधापुर को क्या किया, ध्वस्त कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। कोई साम्राज्य है, कोई वंश है, उसका आपको संस्थापक, ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा सभी के। संस्थापक, उसमें शक्तिशाली राजा जो बहुत ही शक्तिशाली हो, जिसके कहीं ना कहीं उल्लेख हो, शक्तिशाली राजा। ठीक है, और तीसरा इम्पॉर्टेंट, अगर उसने कोई नाम अपने नाम पर किया है, कोई नामकरण किया है उसने, तो वो राजा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन जाता है कि अगर उसके टाइम पर कोई युद्ध हुआ है तो वो युद्ध अगर उसने लड़ा है और जीता है और कोई बड़ा राजा है सामने, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी राजवंश में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना ही है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कर देना कि ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मेजोरिटी कमेंट होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको चीज़ें करा दूंगा। दक्षिण वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? 18 जनवरी 2016 का क्वेश्चन है। कौन सा दक्षिण वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर करो सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जब इंडिया में कोई ऐसी चीज़ हो जो कहीं हो ही ना, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? पहली बात तो तमिलनाडु इसका आंसर है। इसमें पॉइंट नोट कर लो कि ये जो है आपके ग्रेनाइट मंदिर है, ग्रेनाइट मंदिर है ये। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद ये तमिलनाडु में कहाँ है? ये तंजावुर जिला है, तंजावुर।
तंजावुर ज़िले में आपको ये मंदिर मिलेगा और ये प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसकी कि इसका जो निर्माण कराया है, इसका जो निर्माण कराया है, नोट कर लेना ये पॉइंट्स, इसका जो निर्माण कराया है वो कराया है राजराज फर्स्ट ने। राजराज फर्स्ट के काल में हुआ है इसका निर्माण। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो शैली पर बेस्ड है, ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये जिस शैली पर बेस्ड है वो आपकी कौन सी शैली है? राहुल द्रविड़ शैली। राहुल नहीं है इसमें, ओनली द्रविड़ शैली। ठीक है, तो ये जो है द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है दक्षिण बृहदेश्वर मंदिर या फिर ओनली बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। निर्माण हुआ था इसके राजराज फर्स्ट के काल में। ग्रेनाइट मंदिरों में से एक माना जाता है इसको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको डेफिनेटली मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। चलो भाई करो इसको। 4 अप्रैल 2016 CBT 1 का क्वेश्चन, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? देखो मैंने कहा ना आपसे, शक्तिशाली, महान या किसी ने अपने नाम पर कोई उपाधि कर रखी है, तो वो क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? आपको क्या है, नोट डाउन करनी है। अगर आपको लगता है कि भाई आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, एक साथ आपको पढ़ना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा दूंगा। चलो भाई देखो इसको, इसका आंसर है करिकाल। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो वो है करिकाल। तो चोल में जो है करिकाल जो है सबसे पावरफुल राजा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इनका जो शासनकाल रहा है वो कौन सी नदी के किनारे रहा है? कावेरी नदी। तो ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट नोट कर लेना कि कावेरी नदी के किनारे इनकी काफ़ी स्थापनाएं देखी गई हैं। इनके द्वारा कई चीज़ें स्थापित की गई हैं, जैसे पोहार पत्तन नामक एक आदर्शशिला भी रखी गई थी इनके नाम पर, पोहार पत्तन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोहार पत्तन जो है वो किस वंश के राजाओं ने स्थापित किया, तो वो चोल राजाओं ने स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? तो कावेरी नदी पर स्थापित किया। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कई राजाओं में क्या होता है कि धर्म के अनुयायी होते हैं, वो कुछ जैन धर्म के अनुयायी पाए गए, कुछ जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी पाए गए। तो ये जो थे ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे, वैदिक धर्म के अनुयायी, वैदिक धर्म के अनुयायी। ठीक है, चलो भाई इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। निम्न में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया? आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार कि ये मंदिर निर्माण या फिर ये जो है आपको नगर का निर्माण चल रहा है या फिर किसी चीज़ का कार्य विस्तार हो रहा है, तो ये किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ, किसके शासनकाल में ख़त्म हुआ? तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, चलो भाई देखो इस क्वेश्चन को। 18 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है NTPC RRB में। और ये जो है ये है आपके राजेंद्र पाल चोल वन। राजेंद्र चोल वन जो राजा थे, राजेंद्र चोल वन बोल सकते हो आप इनको। राजेंद्र चोल वन जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इनकी जो ये राजेंद्र पाल चोल वन थे, इनके बाद आए थे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, इनके बाद आए थे राजेंद्र फर्स्ट जो शासक बने थे। और ये देखा गया है कि जो पिता ने किया उसके निर्माण कार्य को हमेशा राजा आगे बढ़ाता था। लेकिन अभी इसमें अगर आपसे निर्माण की पूछा जाएगा तो आप आंसर कौन सा करोगे? राजेंद्र पाल चोल वन। ठीक है, ओके चलो भाई इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ऐड कर लो कि जो गंगईकोंडा चोलपुर है ये क्या है? एक नई राजधानी थी। ठीक है, इसमें गंगम नाम का तालाब भी खुदवाया गया था। तो ये गंगम जो है इसको आप गंगई से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपसे अगर किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है कि गंगम नाम का जो तालाब है वो किस राजा ने खुदवाया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले गंगईकोंडा चोलपुर से आ रहा है। अब दूसरी बात, चोलपुर से आ रहा है तो यहाँ से चोल से इसको कनेक्ट कर दो, राजेंद्र पाल चोल वन। ठीक है, इस तरह से आप कनेक्ट करके ये चीज़ें कर सकते हो। चलो भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पर
आंसर करो, 30 सेकंड है। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की? मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की। करो भाई 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। 7 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करो इसका। हाँ भाई, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की? राजराज फर्स्ट। ठीक है, राजराज दिया है तो आप आंसर करो, नो डाउट। इनका जो सेशन काल था, पहली बात तो 985 से 110 सॉरी 1, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 1015 ये ईस्वी रहा था। ओके, और ये थे राजराज फर्स्ट। तो राजराज फर्स्ट जो थे, इन्होंने किस पे? मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय का मतलब अच्छी खासी विजय प्राप्त की थी। और मेनली क्या था कि जो दक्षिण में केरल था आपके, दक्षिण में केरल, पांड्या, पांड्या भी एक तरह का अच्छा खासा राज्य या फिर देश मान लो, जो भी इनकी एक अलग विरासत थी। और जो सिंघल राजा थे, यानी कि सिंहल यानी कि आपके श्रीलंका साइड, तो ये तीनों जो राजा थे, इनके विरुद्ध एक अच्छा खासा अभियान छेड़ा था। किसने? राजराज फर्स्ट ने। और उसके बाद जब फाइनली विजय प्राप्त हो गई तो उसको नाम दिया गया था दरियाई विजय, उसको नाम दिया गया दरियाई विजय। तो ये जो राजराज फर्स्ट थे, ये सबसे शक्तिशाली राजा थे अपने वंश में, अपने चोल वंश में सबसे शक्तिशाली राजा थे। और मैंने आपको स्टार मार्क करके जब लिखाया था कि आपको ये चीज़ करनी ही है, शक्तिशाली किसने स्टार्ट किया, किसी राजा के टाइम पर अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ या फिर उसने कोई अपनी चीज़ अपने नाम पे कर ली, तो ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? विजय माल्या तो चोर थे ही, तो उन्हीं के नाम पर विजय माल्या चोल भी है, वो भी एक राजा हैं। लेकिन ये वो विजय माल्या नहीं है, वो ये विजयालय हैं। तो आपको एक बात तो चीज़ पता लग जाएगी कि अगर विजय माल्या के नाम से आया, पूछा कौन से वंश के राजा, तो आप कहोगे चोल, क्योंकि विजय माल्या जो है वो चोल है और यहाँ पर विजयालय जो है वो चोल है। ठीक है जी। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये हैं राजेंद्र, सॉरी इसमें 2 बार आ गया है, राजेंद्र चोल तृतीय। ओके, राजेंद्र चोल तृतीय, वेट राज चोल तृतीय और राजेंद्र चोल। ओके, ये राजेंद्र चोल तृतीय है। ठीक है, राजेंद्र चोल तृतीय इसका आंसर है, राजेंद्र चोल तृतीय, जो कि क्या थे कि चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। ओके, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने इससे पहले पढ़ी कि भाई राजराज प्रथम जो थे वो बहुत शक्तिशाली शासक थे। इसके साथ इसमें एक ऐड कर लो एक पॉइंट कि जो नरेश थे, नरेश कुलशेखर, नरेश कुलशेखर, इन्होंने क्या किया? एक चोल मंडल की स्थापना की, चोल मंडल, और उसके शासक थे। ठीक है, नरेश कुलशेखर जो थे, इन्होंने एक चोल मंडल बनाया और चोल मंडल के जो थे एक सबसे प्रमुख शासक थे। ठीक है, अगर आपसे ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी रूप में पूछी जाती हैं तो आप आंसर जरूर करना, बट इसको लिख लेना। ठीक है, ये आपका अंतिम शासक कौन थे, प्रथम शासक कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको जरूरी है याद रखना। चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वंश का आपको कन्फ्यूजन है, नहीं मिल पा रहा एक जगह पे, तो आपको मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा एक, और काफ़ी अच्छे से उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 का CBT 1 का क्वेश्चन है। सेशन को लाइक करके जरूर शेयर कर देना जब भी आप क्वेश्चन का आंसर कर दो। जब आप क्वेश्चन का आंसर कर दो, सेशन को लाइक करके जरूर शेयर कर देना। चलो भाई, देखो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में आप स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि ये क्या है, पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा रहा है महेंद्रवर्धन प्रथम। और जो महेंद्रवर्धन प्रथम है, ये सिंह विष्णु का पुत्र भी कहा जाता है, सिंह विष्णु का पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है,
तो ये जो है, एक तो पहली बात तो शक्तिशाली राजा और पल्लव वंश का, और इसने संस्कृत नाटक भी लिखा, तो ये दो इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसमें क्या है, इनके कौन कौन से नाटक थे? पहला तो था आपके मत्तविलास, स्टार्टिंग नाम ही याद रख लो इसका, मत्तविलास। और दूसरा था भगवद जुक्यम, भगवद जुक्यम, जुक्यम कियम, ठीक है। ये संस्कृत नाटक थे जो इन्होंने लिखे थे, ये ग्रंथ थे। और काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे थे, ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रंथ लिखा हो, काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे थे। इसके साथ ये जो मत्स्य विलास था, मत्स्य विलास जैसे आपको नाम से लग रहा है कि मत्स्य विलास यानी कि कुछ हास्य से रिलेटेड था, तो ये इनका हास्य ग्रंथ था। ये इनका कौन सा क्या था? हास्य ग्रंथ था। इसके साथ एक और चीज़ है कि ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे, इस संगीत में बहुत अच्छी खासी रुचि रखते थे। तो इन्होंने जो संगीत अध्ययन यानी संगीत का जो इन्होंने पाठ पढ़ा किसी से, तो वो जो संगीतज्ञ थे उनका नाम था रुद्राचार्य, रुद्राचार्य। तो ये इनके संगीत गुरु थे, रुद्राचार्य। महेंद्र वर्धन प्रथम के बारे में आपको इतनी सारी नॉलेज हुई कि सिंह विष्णु का पुत्र था, संगीत इन्होंने पढ़ा रुद्राचार्य से। इन्होंने कई नाटक ग्रंथ लिखे, इनके ग्रंथों में दो थे, मत्स्यविलास और भगवद जुक्यम। मत्स्यविलास जो था वो नाम से मेंशन है जैसे कि हास्य ग्रंथ था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पल्लव वंश से थे, काफ़ी शक्तिशाली राजा थे, तो और उन्होंने संस्कृत नाटक भी लिखे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे हो सकता है इसमें कुछ और चीज़ें भी क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 अप्रैल 2016 का पहले के चेर वंश के किन राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया? पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया? अब ये जो चेर राज्य है ये आपके केरल में पड़ता है, और काफ़ी उसमें वहाँ पे कोचीन, मालाबार, इन सब के कुछ कुछ भाग आ जाता है। आंसर करो सभी लोग। चलो भाई देखो इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके तमिलनाडु और केरल, ठीक है। तो किन राज्यों पर शासन किया? क्योंकि देखो पहली बात तो ये चेर राज्य अभी भी कहाँ आता है? केरल में आता है। तो ऐसा तो है नहीं सड़क के ये जो है खिसक के आपके यूपी में चला जाएगा। तो जब केरल में आ रहा है तो डेफिनेटली इन राज्यों ने जो किन राज्यों पर शासन किया होगा? केरल के किया होगा। केरल के पास एक तमिलनाडु है, इसको भी किया होगा। अब केरल में जो है आपके, एक तो मैंने ये बताया आपको, कोचीन, त्रावणकोर, मालाबार जैसे जो कुछ भाग हैं, वैसे तो मालाबार एक तट भी है, तो ये कुछ भाग हैं, ये आपके किस में आते हैं? इनमें ही आते थे, ठीक है। इसके साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इनका राजकीय चिन्ह था, जो इनका राजकीय चिन्ह था किसका? चेर का। इनका राज्य चिन्ह था धनुष। तो ये भी आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये सभी में मौजूद नहीं होती हैं ये चीज़ें कि आप राज्य के चिन्ह सभी के देखो, ओके। इसके साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक मुजरिस नाम का प्रमुख बंदरगाह, देखो ये जो केरल है, मालाबार इसका कुछ पार्ट है। मालाबार क्या एक तट है, ओके। जब आपके इंडिया का ये पार्ट है, यहाँ पर क्या है? मालाबार एक तट है। अब इसमें क्या है? ये आपके बंदरगाह है यहाँ पर आसपास, तो इसका नाम इन्होंने रखा था मुजरिस। अब ये आप देखो कि भाई उत्तर भारत में यूपी के पास कोई बंदरगाह क्यों नहीं है? तो वहाँ पर कोई तट ही नहीं है, क्लियर बात। तो मुजरिस जो है वो बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसको किसी भी तरह से आपको नोट करो, और एग्ज़ाम में अगर आए तो छोड़कर नहीं आना है ये क्वेश्चन। 29 मार्च 2016 का भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? भीमबेटका आपने काफ़ी नाम सुना होगा, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ओके। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? चलो भाई इस सेशन को लाइक करके शेयर कर देना। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनको एक अगेन बता देता हूँ कि अगर आप इसमें सीरियसली पार्ट लेते हो तो फ्री बुक प्रोवाइड करूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड। तो चलो भाई देखो, इसको आंसर करना चैट बॉक्स में। ये है 30,000 साल, वैसे सबसे बड़ा नंबर यही है इसमें, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। और सेम आपका डेटा लिया हुआ है कि ऑप्शन में जो डेटा आया था वैसे ही भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कितने साल पुरानी है? 30,000 साल पुरानी है। और ये बताना आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि भीमबेटका जो है वो एक अपने आप में पहाड़ी है,
तो पहाड़ी पर ये गुफाएं हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो आप बोल सकते हो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तिरुकुल्लर नामक ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? 28 अप्रैल 2016, शिफ्ट 1, CBT 1 क्वेश्चन। वैसे देखो, नाम में काफ़ी चीज़ें छुपी होती हैं और ये एक तमिल भाषा में काव्य रचना है जिसमें जो है नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर जो हैं इसके रचयिता हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको सीधा सीधा पता लग जाता है कि ग्रंथ जो है उनके नाम से ही है। और इसमें नोट कर लो कि ये पहली बात तो एक काव्य रचना है। ठीक है, काव्य रचना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें कि ये जो है काव्य रचना किस में है? तमिल भाषा में है। मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, तमिल भाषा में। इसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बोला जाता है इसको, और जो कि आपके नीति शास्त्र को क्या करता है? नीति शास्त्र को प्रकाशित करता है, वर्णित करता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो इसको। 22 अप्रैल 2016, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित? अब देखो, सेम क्वेश्चन आपको पूछा था कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी हैं, और ये आपको दूसरी पाली में पूछा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आसपास की पता है तो वो चीज़ें आप क्या इजीली कर पाओगे, आप सब बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे डेफिनेटली। चलो भाई, टाइम को ये रोक देते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, इसका मध्य प्रदेश। और दूसरा क्या है कि आपको 30,000 साल पुरानी थी। ये आपकी जो है एक भीमबेटका जो है पहाड़ी भी है। तो ये चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं आपके। और इसमें अगर आपको यहाँ पर चीज़ें पता लग रही है तो एक इम्पॉर्टेंट नोट और ऐड कर लो कि जो भीमबेटका गुफाएं हैं इनमें आपको जानवरों के चित्र मिलेंगे, जैसे कि हाथी है, सांभर, इन सब की क्या है आपको चित्रण मिलेगा। वहाँ पे पेंटिंग्स मिलेंगी, शैली चित्र मिलेंगे। अक्सर यही देखा जाता है कि जो गुफाएं होती हैं उनमें शैली चित्र देखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी न किसी तरीके से रिपीट होते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 18 जनवरी 2017, CBT 2 का क्वेश्चन, पाली 1 का। इनमें से कौन से साहित्य कृति संस्कृत में रचित नहीं है? आंसर करो इसका। कौन से साहित्य कृति संस्कृत में रचित नहीं है? आपको एक चीज़ तो पता लग गई होगी, इससे पहले क्वेश्चन आपने जैसे देखा होगा उसमें इसी तरह का कहीं कोई ग्रंथ था और जिसके जो रचयिता थे वो भी सेम थे, तो आप उससे आंसर कर पाओगे। अब आप देख रहे हो ये CBT 1 का जो क्वेश्चन है वो आपके CBT 2 में दिख रहा है, वो आपके CBT 2 में दिख रहा है वो क्वेश्चन। तो ये बात तो आपको क्लियर यहाँ से पता लग रही है कि भाई CBT 1, CBT 2 और जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरुकुल्लर। अब ये आपको सभी को पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तमिल भाषा में लिखित है। और तिरुवल्लर करके इसके जो थे वो रचयिता थे, तमिल भाषा में लिखित है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? सेशन को प्लीज लाइक करके जरूर शेयर कर दो इसको। अगर आप ज़्यादा सेशन चाहते हो कि भाई एक दिन में 2 सेशन में पढ़ा दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आपको एग्जाम से पहले पहले करा दूं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ये कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको 2 सेशन 3 सेशन ओके हैं या नहीं। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट हाँ करेंगे तो इन सेशंस को मैं काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर तो जितने क्वेश्चन आप कर जाओ उतने बेटर, और स्पेशली NTPC के तो सारे कर जाओ वो ज़्यादा बेटर है। विख्यात सांची स्तूप, देखो भाई, एक ये पता है आपको सांची स्तूप क्या होता है? सांची स्तूप होता है कुछ इस तरह से, ये आपने मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, इस तरह से कुछ बने होते हैं। ठीक है, ये हेमिस्फीयर टाइप, तो ये जो है वो आपके सांची स्तूप होते हैं। सांची स्तूप जो है इनमें और होता क्या है, इनमें जो अवशेष होते हैं वो रखे जाते हैं, तो इनको सांची स्तूप बोला जाता है।
अब ये जो है विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? आपके अशोक ने, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और कलिंग का युद्ध जो है, आज भी डाल के देखना, नेट पर डालकर देखना सांची स्तूप किस तरह से लगता है। ये जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग के युद्ध का मेन जो राजा कहे जाते हैं कि कलिंग के युद्ध में किस राजा द्वारा लड़ा गया, तो वो लड़ा गया आपके अशोक में। सांची स्तूप कहाँ पर है? आपके एमपी में, लाइक भीमबेटका। एमपी में एक रायसेन जिला है, रायसेन जिला, जिसमें आपके विख्यात जो सांची स्तूप है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो आरंभ काल था निर्माण का, वो था 3rd शताब्दी ईसा पूर्व, 3rd शताब्दी ईसा पूर्व था सांची स्तूप का निर्माण काल। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें करो भाई, 7 अप्रैल 2016, 30 सेकेंड, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? अब सेम ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से, इससे पहले वाली जब मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब ये 7 अप्रैल 2016 यानी CPT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सिर्फ 2 में क्या है भाई? धमेक स्तूप। करो भाई, आंसर करो सभी लोग, और सेशन को प्लीज़ लाइक करके जरूर शेयर करना। देखो ये बौद्ध संरचना वाला जो धमेक स्तूप है ये आपके सारनाथ में है। पहली बात तो कहाँ है? सारनाथ में। और जैसे कि आपको यहाँ लग रहा है बौद्ध संरचना, तो इसका मतलब ये क्या है? बौद्ध धार्मिक स्थल है, सिंपल सी बात है। अब इसके साथ ये आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपसे अगर हो सकता है ये वर्ड ना दिया जाए और सिंपल यहाँ पूछ लिया है धमेक स्तूप, तो आपको इससे पहले भी मैंने वीडियो में जब क्वेश्चन बताया था तो उसमें धमेक स्तूप पूछा था कि ऐसा कौन सा है जिसमें पहला उपदेश दिया, जहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, तो उसका एक नया नाम भी था। तो इसके साथ क्या है? धमेक स्तूप। और ये कहाँ पर है? सारनाथ में, जिसमें पहला आपका उपदेश दिया था बौद्ध द्वारा, भगवान बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। चलो जी, ओके। अब इस सेशन को आप जितना हो सकता है प्लीज़ शेयर करना। एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो सेशन को एक तो शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। और हमारे साथ itsomsolution@gmail.com के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम की लिंक है, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी PDF मिल जाएंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और एक रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, जो बच्चा मुझे सीरियस लगेगा उसको मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगा। और ताकि आप लोग, देखो मेन बात यह है कि आप लोग जितना हो सकता है, अगर 100 लोग मेरे से जुड़े हैं तो वो 100 के 100 सेलेक्ट हो, 99 भी ना हो, 100 के 100 सेलेक्ट हो कम्प्लीटली। तो इसके लिए आपको करना ये है कि सिर्फ जो मैं आपको सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर उतने भी आपने सीरियसली कर लिए ना, तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा।